नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद शर्मा दिल्ली से और मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं पंजाब के होशियारपुर से। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की खबर के साथ में, जहां पर पहली बार दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव लाना था, लेकिन पर्याप्त संख्या बल होने के चलते बीजेपी ने ऐन मौके पर अपना अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दिया और खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर दोबारा से लेकर आ गए। 2025 का चुनाव आएगा, जिस कुर्सी के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं, कोई भाजपा का कार्यकर्ता इस कुर्सी के ऊपर बैठेगा। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही याद रखना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेता के बीच ये संवाद बुधवार को तब हुआ जब दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल खुद विश्वास प्रस्ताव ले आए। दरअसल बुधवार को बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाली थी, लेकिन जरूरी संख्या न होने के चलते बीजेपी को पीछे हटना पड़ा। आज हम ये कॉन्फिडेंस मोशन इसीलिए लेके आए हैं। पहली बार भारत के अंदर ऐसा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इनका हार गए, ला ही नहीं पाए, तब भी एक पार्टी ने वॉलंटरली अपनी मर्जी से कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं। भाई कहो जो कहना है। तो आज इन्होंने कहा हम कंस्ट्रक्टिव, एक वो दोहा है ना, निंदक नियरे राखिए। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा को क्रिटिसाइज करें, हम चाहते हैं कि ये हमारी कमियां निकालें, हम चाहते हैं कि ये हमारी गलतियां निकालें, जिससे हम सीख सकें। तो आज इन्होंने केजरीवाल ने अपने सभी विधायक एकजुट तो दिखाए ही, साथ ही प्रधानमंत्री के आरोप का जवाब भी दिया कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से प्रधानमंत्री जी जगह जगह एक बात बोल रहे हैं। बोले ये ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक मंच पे इकट्ठा कर दिया। ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक थोड़ी सी स्टेटमेंट तो सही है, थोड़ी सी गलती है। ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया। बाकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आखिर बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रही थी, और अगर ला रही थी तो उसको ये कैसे नहीं पता था कि उसके पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद नहीं है। और इसी का फायदा बाद में आम आदमी पार्टी ने उठाने की कोशिश की और अविश्वास प्रस्ताव तो आया नहीं, बल्कि उसके जवाब में विश्वास प्रस्ताव ही केजरीवाल लेकर आ गए। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। 13 मई को पता चल जाएगा कि कर्नाटक में इस बार सरकार कौन बनाएगा। कर्नाटक की 224 सीटों के लिए 10 मई को मतदान होगा और आपको बताएं कि बड़ा दिलचस्प है कि कर्नाटक में कोई भी सरकार दोबारा वापसी नहीं कर पाया। बीजेपी पूरी ताकत लगाई कि वो दोबारा सत्ता में लौटे, तो कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपको बताएं कि राहुल गांधी अपना चुनावी अभियान 5 अप्रैल को कोलार से शुरू करने वाले हैं। ये वही जगह है जहां 2019 में मोदी उपनाम पर बयान दिया था और उसको लेकर ही उनकी सदस्यता गई। 24 मई को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर विधानसभा चुनाव 10 मई को एक फेज में होगा और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। राज्य में 5 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं। Schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल को होगी। नामांकन की जांच की तारीख 21 अप्रैल होगी। 24 अप्रैल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान 10 मई को एक ही चरण में होगा। मतगणना 13 मई को की जाएगी।
The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. चुनाव आयोग तो तैयार है, लेकिन प्रदेश में पार्टियां अपने उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई हैं। विधानसभा की 224 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 124 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जेडीएस ने 93, आप ने 80 और ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी ने अब तक एक भी सीट का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी के सामने खेमेबाजी और एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती बढ़ी है। पूर्व सांसद मंजूनाथ कनूर लिंगायत हैं और मुख्यमंत्री बसवराज बोमई के खासम खास, लेकिन उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया और अब वो बोमई के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। I am fed up with the administration as well as their attitude. मैंने बीजेपी नेताओं के एटीट्यूड की वजह से बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया है। बसवराज बोमई ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा करते हैं। इस बार 100% वो हारेंगे। 100% he is going to lose his constituency. कुछ इसी तरह कांग्रेस में भी सिद्धरमैया को लेकर उठापटक है। उन्हें वरुणा सीट से टिकट दिया गया है, वो कोलार से भी लड़ना चाहते हैं। मैंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मैंने और डीके शिव कुमार ने कई सीटों का दौरा किया है। अब तक तकरीबन 22 जिलों का विजिट कर चुके हैं हम, और चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग समितियां भी बनाई हैं। सब अपना काम कर रहे हैं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पार्टी एंड गवर्नमेंट बोथ आर रेडी फॉर इलेक्शंस। पार्टी और सरकार दोनों चुनाव के लिए तैयार हैं। सारी तैयारियां की जा रही हैं। पिछले 4 महीनों में बूथ लेवल से लेकर उच्च स्तर तक कई काम किए गए। हमें काफी सहयोग मिल रहा है। हमें यकीन है कि भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार फिर से बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस कुमारस्वामी के नेतृत्व में एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका के लिए जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि विधानसभा चुनावों में 40 दिनों से भी ज्यादा का वक्त बचा है। ऐसे में अब भी फेरबदल की काफी संभावनाएं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया। हम इस वक्त पंजाब में हैं और पंजाब में अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने कोशिशें तेज कर दी हैं। लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे मेरे पीछे भी यहाँ पर बैरिकेड लगाया है होशियारपुर बॉर्डर पर, और पुलिस आने जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी ले रही है। और वो इसलिए क्योंकि होशियारपुर में कल अमृतपाल देखा गया और पुलिस को चकमा देके वहां से फरार हो गया। अब अमृतपाल का एक और वीडियो स्टेटमेंट आया है जिसमें वो पंजाब पुलिस को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पंजाब पुलिस सूत्रों की माने तो ये वही इनोवा कार है जिसमें बैठकर अमृतपाल होशियारपुर के गांव से होते हुए अमृतसर के अकाल तख्त पहुंचने की फिराक में था। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस अमृतपाल के पीछे लग गई। तो अमृतपाल अपनी इनोवा कार होशियारपुर के मरनाइया गांव में छोड़कर भाग गया। अमृतपाल इनोवा गाड़ी में आया और पुलिस पीछे लगी तो इनोवा गाड़ी को यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ चलती हुई ऑन गाड़ी को यहाँ छोड़ करके और यहाँ से खेतों में फरार हो गया। अमृतपाल के भागने के बाद से पंजाब पुलिस होशियारपुर के गांव में घर घर तलाशी ले रही है और होशियारपुर से निकलने वाली हर गाड़ी की सघन जांच की जा रही है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के नाम और तस्वीर के साथ पोस्टर जारी कर लोगों से अमृतपाल के देखे जाने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है। अमृतपाल के अमृतसर में हरमिंदर साहब गुरुद्वारे में मौजूद अकाल तख्त पहुंचने की आशंका के चलते पंजाब पुलिस ने गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे के आसपास फ्लैग मार्च किया और सुरक्षा भी बढ़ा दी है। लेकिन पुलिस सीधे इस बारे में कहने से बचती नजर आई। पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा। ये एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिस की जो कानून के तहत अमल में लाई जाती है वही होगा। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव या वितकरा नहीं किया जाएगा। देर शाम भगोड़े अमृतपाल का वीडियो बयान सामने आया जिसमें उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और पंजाब पुलिस उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई।
अमृतपाल के वीडियो बयान सामने आने के बाद एक बात साफ हो गई है कि अमृतपाल सरेंडर नहीं करने वाला है, तो उस कयास पर तो विराम लग गया। साथ ही साथ पंजाब पुलिस की नाकामी और बड़ी हो गई कि वो हरियाणा दिल्ली पहुंचकर फिर पंजाब आ गया, होशियारपुर से भी निकल गया, जालंधर से भी निकल गया। पंजाब पुलिस सिर्फ गाड़ियों की तलाश करती रह गई, गाड़ियां बरामद करती रह गई। लेकिन एक बात और है जो सच है कि अमृतपाल वीडियो के जरिए सिख लोगों को बरगरा रहा है पंजाब के। अगर वो इतना ही तुरम खान है तो हुलिया बदलकर पुलिस से दुम दबाकर क्यों भागता घूम रहा है। सहयोगी अशोक माले के साथ होशियारपुर और जालंधर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से कल एक दुखद खबर आई थी, तो आज एक अच्छी खबर भी आई है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में कल खबर आई थी, एक दुखद खबर आई थी कि एक मादा चीता की मौत हो गई है। लेकिन आज एक अच्छी खबर ये आई है कि वहाँ पर 4 शावकों का जन्म हुआ है। इन चारों शावकों को जन्म दिया है सियाया नाम की मादा चीता ने। इन शावकों के जन्म लेने की घटना हिंदुस्तान में 75 साल बाद हुई है। कूनो नेशनल पार्क में तैनात शीर्ष अधिकारी JS चौहान ने कहा कि मादा चीता सियाया की लोकेशन लगातार 5 दिनों से एक ही जगह पर मिल रही थी। आखिर में हमारे एक्सपर्ट ने सियाया के लोकेशन पर जाने की जिम्मेदारी उठाई और अब हम ये खुशखबरी आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं और सियाया भी। 2022 को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 मादा चीताओं को छोड़ा था, उनमें से एक मादा चीता सियाया नाम की, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है और वो अभी जो प्री रिलीज एंक्लोजर हैं उसमें, बड़े एंक्लोजर हैं उसमें हैं अभी वो, और सुरक्षित हैं। ये सियाया अभी इसकी उम्र 3 साल है और ये जो कब्ज पैदा हुए हैं ये पहले भारतीय चीता आप इनको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ भारत की ज़मीन पर यहाँ आने के बाद ये बच्चे पैदा हुए।